प्यारे विद्यार्थियों, इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पूर्व के वीडियो में हम पद परिचय पढ़ चुके हैं। आशा है आपको पद परिचय समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इससे पूर्व मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वाक्य किसे कहते हैं? बताइए। वाक्य, हाँ, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सही कहा आपने। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका समन्वय होता है, तब जाके वे सार्थक माने जाते हैं और व्यवस्थित माने जाते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य शब्द के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैं कविता पढ़ रहा हूं। भारत महान देश है। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है। इसमें ये सभी सार्थक शब्द हैं। मैं कविता पढ़ रहा हूं, सभी सार्थक शब्द हैं। भारत महान देश है, ये सभी सार्थक शब्द हैं। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक यानी इनका अर्थ निकलना चाहिए। निरर्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते। और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। इनका व्यवस्थित यानी पहले कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, या कर्ता हो इसके बाद क्रिया हो, यह व्यवस्थित समूह, तब जाके इसे वाक्य कहेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व आप पढ़ चुके होंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। बताइए, क्या कहा आपने? हाँ, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के अंग दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है अथवा वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं। लड़के, ये जो लड़के शब्द है यही उद्देश्य है, क्योंकि इस लड़के के विषय में कहा जा रहा है। ये लड़का ही उद्देश्य है, यानी ज्यादातर कर्ता उद्देश्य होता है। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ खेल रहे हैं, यह विधेय है, क्योंकि लड़के के द्वारा खेला जा रहा है, इसलिए लड़के खेल रहे हैं, यह विधेय है, और ये जो लड़के है यह उद्देश्य है। यानी उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए, कर्ता उद्देश्य होता है। मैं घर जा रहा हूं, मैं उद्देश्य है। बालक गेंद खेल रहे हैं, बालक उद्देश्य है। वे आ गए, वे उद्देश्य है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए और उद्देश्य जो कार्य करता है उसे विधेय कहा जाता है। राम घर जा रहा है, घर जा रहा है, यह विधेय है। आशा है आप उद्देश्य और विधेय समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं उपवाक्य की ओर। उपवाक्य पदों का ऐसा समूह जो वाक्य का भाग होते हुए भी अर्थ प्रदान करता हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, मेरा भाई रमेश बीमार है, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। उपवाक्य वाक्य का एक अंग होता है। एक पूर्ण वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा भाई रमेश बीमार है, यह एक उपवाक्य है, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा, ये भी एक उपवाक्य है। तो ये दो उपवाक्य हैं, लेकिन यह पूरा एक वाक्य है। ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इस पूरे वाक्य में दो उपवाक्य हैं। कभी कभी एक उपवाक्य पूर्ण अर्थ भी दे सकता है और कभी दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनाकर पूर्ण अर्थ देते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। एक है मुख्य उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल पढ़ाई होगी। यहाँ अध्यापक ने कहा कि यह मुख्य उपवाक्य है।
दो उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। बिना मुख्य उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल सकता। तो यहाँ अध्यापक ने कहा कि यह मुख्य उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि घंटी बज जाए तो मैं कक्षा से निकल पड़ूं। यदि घंटी बज जाए तो यह आश्रित उपवाक्य है। मैं कक्षा से निकल पड़ूं यह मुख्य उपवाक्य है, और ये दोनों मिलकर एक वाक्य बने हुए हैं। उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस उपवाक्य में संज्ञा प्रमुख हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पहले टी शब्द लगता है। जैसे, मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर आएंगे। यहाँ आप दीपावली पर आएंगे यह संज्ञा उपवाक्य है, इसके पहले टी शब्द लगा है। ठीक है। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा की विशेषता जो बताए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके पहले जो जिसे शब्द जुड़ते हैं, उदाहरण, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया है। जो आदमी पत्र बांटता है, यही विशेषण उपवाक्य है, जो पहले लगा हुआ है। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया है। जो आदमी पत्र बांटता है यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, आप सभी को पता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें जब, तब, जहां, तहां जैसे शब्द जुड़ते हैं। जब आग लगती है तब धुआं उठता है। जब आग लगती है, यह क्रिया विशेषण है। इस प्रकार उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा जिसमें प्रमुख हो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण जिसमें प्रमुख हो विशेषण उपवाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण प्रमुख हो तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। और इन्हीं उपवाक्य के द्वारा हम रचना के भेद को समझ सकेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वाक्य के विभाजन के कितने आधार हैं? क्या? दो। हाँ, सही, दो आधार हैं। वाक्य का विभाजन दो आधार पर होता है। एक आधार है अर्थ के आधार पर और दूसरा आधार है रचना के आधार पर। आप 9वीं में अर्थ के आधार पर वाक्य विभाजन पढ़ चुके हैं। बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हाँ, 8 भेद। हाँ, सही, 8 भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब हम रचना के आधार पर 3 भेद हैं, उन्हें ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद, एक है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक समापिका क्रिया होती है, यानी उसमें एक उद्देश्य होता है, यानी कर्ता, कार्य करने वाला, एक विधेय होता है, कर्ता जो कार्य करता है वह एक होता है, और एक क्रिया होती है जो समाप्त करती है उस वाक्य को, उसे ही सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, कोरोना ने विश्व को परेशान कर दिया है। कोरोना ने यह उद्देश्य है, करता है, कर्ता कारक है। विश्व को यह कर्म कारक है और परेशान कर दिया यह क्रिया है। तो यहाँ कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। यहाँ उद्देश्य भी है और ये विश्व को परेशान कर दिया विधेय भी है। मोहन हंसता है, मोहन यहाँ करता है, हंसता है क्रिया है। मोहन उद्देश्य है, हंसता है विधेय है और समापिका क्रिया है ही है। तो इस हिसाब से यह सरल वाक्य है। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी योजक शब्द और अथवा या तथा से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें जोड़ते हैं और तथा
किंतु, परंतु, इसलिए जैसे योजक शब्द। उदाहरण, अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। और योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। अध्यापक बाहर गए एक सरल वाक्य है, बच्चे शोर मचाने लगे दूसरा सरल वाक्य है। यह और योजक शब्द से समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिया गया है। दूसरा, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तुम सच बोलते हो एक सरल वाक्य है, महान हो दूसरा सरल वाक्य, इसे इसलिए योजक शब्द से जोड़ दिया गया है। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो संयुक्त वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है। वह पंडित है एक सरल वाक्य है, हठी है दूसरा सरल वाक्य है, किंतु से इसे जोड़ दिया गया। इस तरह संयुक्त वाक्य और, या, तथा, अथवा, एवं, परंतु, इसलिए, पर, लेकिन जैसे योजक शब्दों से जोड़े जाते हैं। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। इसमें मुख्य वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, इसके बाद दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद जो सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। एक मुख्य उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। एक प्रमुख उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। इसलिए एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो ये मिश्र या मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। मिश्रित वाक्य इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे एक वाक्य जैसे दिखाई देते हैं। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य दिखाई देते हैं। अध्यापक बाहर गए, बच्चे शोर मचाने लगे। दो सरल वाक्य दिख रहा है कि दो सरल वाक्य है और उसे और से जोड़ा गया है, लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं पता चलता। ऐसा लगता है जैसे ये एक ही वाक्य हो। जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, एक वाक्य जैसा लग रहा है, जबकि यहाँ दो वाक्य हैं। एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा मिश्रित या आश्रित उपवाक्य है। इसे भी हम कि जैसा वैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो जैसे योजक शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं। इन योजक शब्दों के द्वारा जोड़कर मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। अब हम रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन समझेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, एक सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। इस तरह से एक दूसरे वाक्य का परिवर्तन वाक्य परिवर्तन कहलाता है और इस तरह वाक्य परिवर्तन किया जाता है। परीक्षा में वाक्य परिवर्तन 2 अंक के प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे और दोनों अंक प्राप्त करने के लिए सटीक ढंग से इनका वाक्य परिवर्तन करना जरूरी होगा। दूसरा प्रश्न आएगा वाक्य पहचानना। रचना की दृष्टि से वाक्य पहचानना। 2 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के, उन्हें पहचानना होगा कि यह रचना की दृष्टि से कौन सा भेद है। उदाहरण के लिए, जो सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। यह वाक्य आया तो हमें बताना होगा कि यह मिश्र या मिश्रित वाक्य है। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, यदि यह वाक्य आया तो बताना होगा यह संयुक्त वाक्य है। मैं घर जा रहा हूं, यह वाक्य आया तो बताना होगा कि यह सरल वाक्य है। तो अब हम वाक्य परिवर्तन समझेंगे। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कुछ ऐसी बातें हैं कि वाक्य परिवर्तन करते समय उन पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर सही वाक्य परिवर्तन होगा। पहला, केवल वाक्य परिवर्तन होना चाहिए, अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी वाक्य का तो परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ वैसा ही रहना चाहिए। अर्थ में अगर परिवर्तन हो गया तो वह वाक्य परिवर्तन नहीं माना जाएगा। लिंग, वचन, काल और क्रिया में अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, यह एक सरल वाक्य है। यदि हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलें तो होगा सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे।
इन दोनों में कोई परिवर्तन अर्थ की दृष्टि से नहीं हुआ है। वाक्य परिवर्तन हो गया लेकिन अर्थ वही है, तो परिवर्तन इस तरह करना चाहिए। फिर दूसरा है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य बनाते समय समुच्चय बोधक या योजक शब्द और तथा, परंतु, जो, जब को जोड़ा जाता है, माने इन्हें जोड़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, इसमें हमने सवेरा हुआ और योजक शब्द को हमने जोड़ दिया, तब जाकर यह संयुक्त वाक्य बना है। तीसरा है संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय योजक या समुच्चय बोधक अव्यय को हटा दिया जाता है। उदाहरण, बालक रोते रोते चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए, बालक रोया और चुप हो गया और योजक शब्द जोड़ा गया। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है। उत्तर, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। तीसरा उदाहरण है, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, मिश्र वाक्य में बदलना है, तो होगा तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अब इसे हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है तो होगा तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं, इसे सरल वाक्य में बदलना है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। इस तरह से वाक्य परिवर्तन करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद को आपने भली भांति समझ लिया होगा। इनका बारंबार अभ्यास करें। धन्यवाद।